नमस्कार बच्चों, मैं बजरंग लाल सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करता हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं RBC की बुक फिजिक्स क्लास 12 का चैप्टर 11, जिसका नाम है रे ऑप्टिक्स अर्थात किरण प्रकाशिकी और भाग 6 प्रकाशिकी अंतर। जैसा कि बच्चों आपको बताया गया था कि प्रकाश की उपस्थिति की सहायता से ही वस्तुएं दिखाई देती हैं। तो हमने पिछले वीडियो में प्रकाशिक यंत्रों में की कड़ी के अंदर पढ़ा था सूक्ष्मदर्शी। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे दूरदर्शी। सूक्ष्मदर्शी सूक्ष्म वस्तुओं को दिखाता है, ठीक उसी प्रकार दूरस्थ स्थान की वस्तुओं को, जैसे दैनिक जीवन में आप दूरबीन, जिसे आप कहते हैं दूरबीन, दूर की वस्तुओं को देखने के लिए, उसी प्रकार से होते हैं टेलीस्कोप, जो आप बोर्ड पर देख सकते हैं। टेलीस्कोप की सहायता से हम खगोलीय जो पिंड होते हैं, दूरस्थ स्थान के ग्रह, तारे, उन सबको आसानी से देख सकते हैं। लेकिन बच्चों, इससे पहले अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें जरूर देखें, क्योंकि वहाँ से ही आवर्धन क्षमता के सूत्र आपको प्राप्त होंगे, दर्शन कोण की परिभाषा प्राप्त होगी और उसके आधार पर ही हम इस टॉपिक को भी सॉल्व कर पाएंगे। तो बच्चों, कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए। पढ़ते हैं आपके इससे दूरदर्शी की कड़ी के अंदर। पहले पढ़ेंगे खगोलीय और फिर पढ़ेंगे परावर्तक दूरदर्शी, और अंत में ये भी जानेंगे कि दोनों में डिफरेंस क्या है। बच्चों, टेलीस्कोप क्या होता है? टेलीस्कोप होता है वह उपकरण जिसकी सहायता से दूरस्थ स्थान, जैसे अंतरिक्ष की तरफ आप ग्रह, तारे, नक्षत्र कह सकते हैं, उनको हम क्या कर सकते हैं, आवर्धित और बड़ा करके हमें लगे जैसे हमारी आँख के पास वस्तु हमें दिख रही है, बिल्कुल पास में, और साफ सुथरा हम उसको देख सकते हैं। उसे हम कहते हैं दूरदर्शी कहते हैं। तो दूरदर्शी जो होते हैं बच्चों, वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है खगोलीय। कौन सा होता है? खगोलीय होता है। और दूसरा होता है परावर्तक। खगोलीय को हम अपवर्तक भी कहते हैं। तो एक परावर्तन के सिद्धांत पर है और एक अपवर्तन के सिद्धांत पर है। सीधा याद करना चाहो तो एक अपवर्तक है और एक परावर्तक है। ठीक है, तो पहले हम पढ़ेंगे खगोलीय, या जिसे आप कह सकते हैं अपवर्ती या अपवर्तक दूरदर्शी टेलीस्कोप। तो इसमें आप देख रहे हैं बच्चों, ये जो आपको पाइप दिख रही है यहाँ पर, ये वस्तु की ओर है, इसे हम कहेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, अभिदर्शक लेंस। और ये जो सूक्ष्मदर्शी में था उससे उल्टा होगा। वहाँ वो छोटा था, यहाँ ये देखो वस्तु के पास जिस तरफ आप देख रहे हैं, उन वस्तुओं की ओर जो है वो भाग बड़ा है, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस यहाँ क्या होगा, बड़ा होगा। और ये जो पीछे की ओर है, जो वस्तु की आँख की ओर होगा, वो क्या होगा, छोटा होगा, यानी अभिनेत्र लेंस जिसे आप कहते हैं। जो आंख के पास होता है उसे क्या कहते हैं, अभिनेत्र लेंस कहते हैं। ठीक है, ये होता है टेलीस्कोप। बीच में ये होती है इसमें बेलनाकार नली, जिसमें क्या होती है, दंड चक्र व्यवस्था होती है। उस दंड चक्र व्यवस्था को यहाँ से क्या होता है, घुमाने के लिए इसको घुमाया जाता है, तो उससे फोकस दूरी को कम या ज़्यादा करके वस्तु का मिनिमाइज या जूम जिसे आप कहते हो, वो आप उसको यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, बात करते हैं बनावट में। आप कॉपी में लिख सकते हो कि इसके अंदर दो लेंस होते हैं। जो वस्तु की ओर होता है, ये वस्तु है बच्चों, वस्तु की ओर होता है, वो क्या होता है, अभिदर्शक लेंस होता है, ऑब्जेक्टिव। जो आंख के समीप होता है उसे अभिनेत्र या नेत्रिका या किताब में लिखा हुआ चक्षुषा कहते हैं। दोनों क्या होते हैं, उत्तर लेंस होते हैं, इसलिए ये अपवर्तन के सिद्धांत पर काम करते हैं। दंड चक्रीय व्यवस्था में बेलनाकार नली में जुड़े होते हैं। ठीक है, दो लेंस होते हैं और दंड चक्रीय व्यवस्था से फोकस दूरी को संबंधित किया जा सकता है। डेफिनेशन भी जब आप बनाओ तो ध्यान रखना, उसमें आपको बताना कि दो लेंसों के संयोजन से बना वह उपकरण जिसकी सहायता से दूरस्थ वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब आंख के निकट देखा जाता है तथा वस्तु बड़ी व स्पष्ट दिखाई देती है, खगोलीय अपवर्ती दूरदर्शी कहलाती है। ध्यान रखना, दो लेंसों का संयोजन। ठीक है, तो दूरी को संबंधित किया जाता है। अभिदर्शक लेंस का द्वारक, ठीक है, और फोकस दूरी, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से क्या होती है, अधिक होती है। ये उल्टा हो गया। उसमें क्या था, उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का जो द्वारक था, जो आकार था, वो छोटा था। ठीक है, अभिनेत्र की तुलना में। यहाँ अभिदर्शक लेंस का द्वारक वो फोकस दूरी क्या है, अभिनेत्र लेंस की तुलना में क्या है, अधिक है। सीधी सी बात है, जो वस्तु की ओर है वो लेंस क्या है, आंख के समीप वाले लेंस से बड़ा है, अभिदर्शक अभिनेत्र से बड़ा है। अब बच्चों, ये हम बात करते हैं क्रियाविधि की। तो इस क्रियाविधि में हम देखते हैं कि ये अंतरिक्ष से आ रही किरणें, चलो एक और ले लीजिए आप यहाँ पर, ये सीधी आएगी यहाँ पर, सीधी। नियम होता है कि जब ये देखिए प्रकाश किरण आई है और अपवर्तन के बाद कहाँ से आएगी,
ये फोकस से जा रही है, ये प्रकाश केंद्र से जा रही है और बिना विचलन के सीधी गुजरती है। लेंस से जो नियम होता है वो होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण अगर मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है तो वो आगे जाएगी फोकस से, प्रकाश केंद्र से आ रही है तो बिना विचलन के सीधी जाएगी। ठीक है, तो ऐसी ये तीनों किरणें यहाँ पर आ रही हैं दूर स्थित किसी तारे से मान लीजिए, और ये तीनों आकर मिल गई यहाँ पर ए डैश से। ठीक है, तो प्रतिबिंब बन गया ए डैश से बी डैश। ओके, अब बच्चों क्या होता है, जैसे ये इसमें एक चीज़ ध्यान रखना आप, अब यू नोट का तो आप निर्धारण नहीं कर सकते कि वस्तु कहाँ है, लेकिन हम ये बता सकते हैं यहाँ प्रतिबिंब बन रहा है तो ये यहाँ से यहाँ तक माना जाएगा वी नोट। कहाँ तक? ये इस लेंस के लिए देखो, ये लेंस बड़ा भी है, इस लेंस के लिए ये V0 क्या है? प्रतिबिंब की दूरी है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? V0 यहाँ पर। ठीक है, और अब ये जो प्रतिबिंब बना है ये इस दूसरे लेंस के लिए, अभिनेत्र के लिए क्या होगी? वस्तु होगी। तो इसके लिए ये हो जाएगा यहाँ पर UE। ठीक है, और ऐसे ही ये प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है तो ये हो जाएगा बच्चों इसके लिए VE, दूसरे लेंस के लिए अंतिम दूरी। ये कुछ सिंबल्स हैं, इनको आप ध्यान से समझ लीजिए ताकि आगे जो मैथमेटिक्स आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला है उसमें आपकी दिक्कत नहीं आएगी। ये यू नोट, इसको तो आप यहाँ डिफाइन नहीं कर पाएंगे, वी नोट और UE। अब इसमें बच्चों एक और ख़ास बात है कि ये जो वी नोट प्लस UE है ये क्या होती है? इसकी लंबाई हो गई, दोनों बेलनाकार, दोनों लेंसों के मध्य की दूरी, बेलनाकार नली की लंबाई। और दूसरा ये अनंत से आने वाली प्रकाश किरणों का जो प्रतिबिंब कहाँ बनना चाहिए? फोकस पर बनना चाहिए। तो ये जो ए डैश बी डैश है ना, ये यहाँ फोकस पर बन रहा है। ठीक है, अब इसमें एक और ख़ास आप ध्यान रखना इस चीज़ का, ये जो FE है, यहाँ से जब चित्र बनाते हो आप तो एक चीज़ देखना, ये तीर का निशान, पहले ही आप ये तैयारी कर लेना, ये तीर का निशान और ये सेंटर, इन तीनों को एक सिद्ध में रखना। जब आप चित्र को बनाते हो तो इसको आपको एक सिद्ध में रखना है। ठीक है, और दूसरा आपको यहाँ ले जाना है और फिर यहाँ से इसको डॉट डॉट लेना है पीछे और फिर इसको ऊपर की ओर ले जाना है, आँख का निशान यहाँ बना देना। ये ऐसा क्यों बताया आपको? ऐसा इसलिए बताया ताकि यहाँ से हम बीटा कोण का निर्धारण कर सकते हैं। बीटा कोण जो प्रतिबिंब का बनाया गया कोण है तो वो बीटा कोण यहाँ से आ जाएगा। और दूसरी बात, अल्फा जो कोण है, इस बार अल्फा कोण के लिए हम सूक्ष्मदर्शी की तरह नहीं करेंगे, उसमें तो हमने अलग से चित्र बनाया था बिना यंत्र से। लेकिन यहाँ तो जो तारे हैं उनको हम आँख के पास 25 सेंटीमीटर पर नहीं ला सकते, इसलिए हम वो चित्र नहीं बनाएंगे। यहाँ अल्फा का निर्धारण हमें पहले लेंस से करना होगा। कैसे? कि अगर वो तारे दूर हैं तो वो यहाँ इस सेंटर से, प्रकाश के अंदर से अल्फा कोण बनाएगा। ठीक है, तो अल्फा कोण बनाएगा तो वही अल्फा कोण इधर आ जाएगा, ये लीजिए। तो जो चित्र बन जाएगा कुछ ऐसे बन जाएगा। ये प्रतिबिंब हो गया आपका, ये पहले लेंस से हो गया और ये दूसरे लेंस से हो गया। ठीक है, तो यहाँ से ये आ गया इधर और इसको हम ले रहे हैं पीछे की ओर ऐसे, तो ये कोण तो हो गया बीटा और ये कोण हो जाएगा अल्फा। समझ गए? तो ये क्या है? ए डैश बी डैश। अब प्रतिबिंब बनता है, या तो लिख दीजिए फोकस पर, F नोट कर दीजिए इसको, या आप इसको V नोट कर दीजिए, अंतिम प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर है। और ये यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बच्चों UE। क्लियर? तो ये हो गया UE का मान, ये हो जाएगा F नोट या V नोट, ये अल्फा और ये बीटा। इसमें अल्फा का मान अलग से चित्र से नहीं बनेगा, इसी चित्र से बनेगा अल्फा का मान, इस प्रकार से। तो बनाते समय आप थोड़ा सा इसको इस प्रकार से बनाएं ताकि आपके लिए बीटा का मान निकालना आसान रहे। ठीक है, चलो इसी क्रियाविधि को हम समझते हैं कि ये अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें, ये फोकस हो गई, यहाँ पर मिल गई, ये थोड़ा इधर आएगा फोकस पर, और यहाँ आप FE नोट को मत दर्शाना, यहाँ आप लिख देना F नोट। ठीक है, ये प्रकाश की किरणें आएंगी सब यहाँ से निकलेंगी। अब ये मुख्य अक्ष के समांतर तो है नहीं, तो ये फोकस सीधा इस बिंदु पर आकर मिलती है, जहाँ ये मिलेंगी वहाँ इस लेंस का, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस होगा F नोट। ठीक है, अब जो दूर स्थान से आने वाले प्रकाश किरणें हैं वो क्या होंगी? अभिदर्शक लेंस से अपवर्तन के बाद ए डैश पर मिलती हैं तथा वास्तविक उल्टा व छोटा प्रतिबिंब ए डैश बी डैश से फोकस दूरी F नोट पर बनता है, जिससे दंड चक्री व्यवस्था से फोकस दूरी को क्या करते हैं? संबंधित करते हैं और उसका बड़ा आभासी प्रतिबिंब ए डबल डैश पर ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो जाता है, ए डबल डैश बी डबल डैश प्राप्त हो जाता है। दूरदर्शी की आवेदन क्षमता, अब मैथमेटिक्स आ गई। चलो बच्चों तैयार हो जी। एक और मैं आपको बता दूं, परावर्तक जो दूरदर्शी है ना, उसका मैथमेटिक्स हमारे किताब में नहीं है, और फिर भी अगर आप उसका सोल्व करना चाहो तो उसका तरीका भी लगभग सेम ही है, क्योंकि आंसर यही आने वाला लास्ट में जाकर।
जो परावर्तक इसके बाद में आएगा उसके लिए बता रहा हूँ, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझना क्योंकि डबल काम कर रहा है ये, थोड़ा चित्र में डिफरेंस होगा बट आप इसको भी उसकी तरीके से लास्ट आंसर वही आने वाला है। चलो देखते हैं, m बराबर प्रतिबिंब द्वारा आंख से बनाया गया कोण। भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, आवेदन क्षमता का सूत्र लाएंगे m, तो ये m हो गया प्रतिबिंब द्वारा आंख से बनाया गया कोण बटा अभिदर्शक केंद्र से आंख से बनाया गया कोण। यहाँ अभिदर्शक शब्द लिखा हमने और सूक्ष्मदर्शी में क्या लिखा था, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी से आंख से बनाया गया कोण, लेकिन यहाँ नहीं लिखा, यहाँ हमने लिखा अभिदर्शक क्योंकि यहाँ पहला लेंस काम कर रहा है, क्योंकि आंख के पास तो तारे को ला नहीं सकते, ग्रह नक्षत्र को ला नहीं सकते, तो हम यहाँ अभिदर्शक लेंस से ही क्या करेंगे, अल्फा कोण बनाएंगे। तो m बराबर हो गया बीटा अपॉन अल्फा। और वहाँ हमने क्या किया था सूक्ष्मदर्शी में, यहाँ चित्र बनाया था अलग से, तो यहाँ नहीं बना सकते क्योंकि वही बात है, ग्रह तारे नक्षत्र हमारी आंखों से तो बहुत दूर है, आंख उस तारे को पकड़ के 25 सेंटीमीटर दूरी पर नहीं ला सकते। ठीक है, तो tan अल्फा चित्र से हम निकाल देंगे, चित्र से मैंने आपको बताया था, फिर से रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ लेंस हो गया अभिदर्शक, ये हो गया आपके V0 और ये हो गया आपके A डैश B डैश, ये हो गई UE, ये हो गया दूसरा लेंस। ठीक है, और ये लाइन आ गई इधर, ये लाइन इधर डॉट डॉट से मिलानी है आपको, तो ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। ठीक है, अब दोनों क्या बच्चों समकोण त्रिभुज हैं। अब समकोण त्रिभुज में tan अल्फ़ा मान निकालना चाहें तो लंब तो हो गया A डैश B डैश, ठीक है, और आधार हो गया V0 भी कर सकते हैं, दूसरा यहाँ F0 भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि अनंत से प्रकाश किरणें जब आएंगी ना, तो अनंत से जो प्रकाश किरणें आती हैं उनका प्रतिबिंब फोकस पर बनता है, तो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए उनका प्रतिबिंब FO का मतलब ऑब्जेक्टिव पर ही बनेगा। तो ये दूरी F0 भी है और V0 भी, जैसा कि आपको मैंने चित्र में बताया भी था। तो ये हो जाएगा A डैश B डैश अपॉन F0। फिर बच्चों इसके लिए A डैश B डैश तो लंब हो गया और आधार हो गया UE का मान क्या होगा, माइनस होगा। इसका प्लस हुआ था क्योंकि ये प्रकाश बाईं ओर से आएगा, ये भी इधर ही है लेंस से दूरी, और इसकी दूरी इधर से निकालेंगे, प्रकाश आएगा बाईं ओर से इस प्रकार से, तो ये दोनों तो समान दिशा में है, तो F0 पॉजिटिव और यहाँ ये UE क्या हो गया, नेगेटिव हो गया tan बीटा। अब इनकी न्यूनतम मानों के लिए tan अल्फा क्या है F0 के लिए और tan बीटा माइनस UE के लिए। तो tan अल्फा का मान न्यूनतम मान अल्फा, tan बीटा का न्यूनतम मान बीटा। आपको बताया गया साइन थीटा और साइन थीटा का न्यूनतम मान होता है थीटा, कॉस थीटा का न्यूनतम मान होता है 1 और tan थीटा का न्यूनतम मान होता है थीटा। इन दोनों के मान आपस में बराबर होते हैं इसी प्रकार से। तो बच्चों यहाँ हम इसको, तो tan अल्फा के न्यूनतम मान अल्फा के लिए यहाँ से लीजिए आप अल्फा के A डैश B डैश अपॉन F0, A डैश B डैश अपॉन ये F0 है बच्चों, यहाँ ये है F0। ठीक है, और इसी प्रकार से बीटा के लिए A डैश B डैश माइनस UE। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको। अब समीकरण 1 से मान रख दीजिए, बीटा का मान, अल्फा का मान A डैश B डैश अपॉन माइनस UE अपॉन A डैश B डैश F, ये आ गया m बराबर माइनस F0 अपॉन UE। अब इसी प्रकार से ये आएगा परावर्तक दूरदर्शी में, इसी प्रकार से मान आता है। ठीक है, तो किताब में उसका डेरिवेशन है नहीं, ये मैं आपको पहले बताता हूँ। तो ये आ गया खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक, मेन सूत्र। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं कंडीशन की। सेम कंडीशन है, वही कंडीशन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब आप आंख से स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बना सकते हो, लेकिन उस वस्तु को वहाँ ला नहीं सकते। तो बात करें प्रतिबिंब लेंस सूत्र से, अंतिम प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा ई का मतलब दूसरा लेंस, अभिनेत्र लेंस की बात कर रहे हैं। तो VE का मान कैसा होगा, -D, UE का मान कैसा होगा, -UE होगा चिन्ह परिपाटी के अनुसार। VE की जगह हम रख देंगे -D, UE की जगह रख देंगे -UE। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, और ये -1/D है तो हम निकालेंगे यहाँ से 1/UE का मान, तो -1/D को बच्चों इधर ले आइए ताकि ये +1/D हो जाए। ओके, तो अब ये आ गया फिर से वो मेन सूत्र जिसकी मैंने बात की थी, कौन सा, खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक ले आए। इसमें 1/UE को हमने थोड़ा अलग कर दिया, 1/UE की जगह हम इसका मान ले आए यहाँ पर। ठीक है, अब F0 को अंदर से गुणा कर देंगे, तो F0 को आप अंदर गुणा करेंगे तो देखो बच्चों क्या हो जाएगा, -F0/FE प्लस F0/D हो जाएगा। तो 1/FE का जब आप कॉमन लोगे ना, तो 1/FE बट्टा 1/FE आ जाएगा। कैसे, ये देखिए यहाँ पर 1/FE को कॉमन लेना मतलब क्या है, उसमें भाग देना, प्लस 1/D 1/FE। ठीक है, तो ये तो आ गया 1 और F ही जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा इसका सूत्र।
ओके, अब नली की लंबाई निकालते हैं। नली की लंबाई में आप ध्यान रखना दोनों लेंस के बीच के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, दोनों लेंस के बीच में। तो दोनों लेंस में एक तो बनेगा V0, मतलब पहले लेंस का प्रतिबिंब बनेगा, दूसरे लेंस का बिंब UE, एक तो ये बनेगा। ओके, दूसरा ये बनेगा कि V0 F0 होगा। क्यों होगा? क्योंकि अनंत से वस्तु आ रही है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पे बनता है। तो F0 प्लस क्या हो जाएगा बच्चों? UE हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने निकाल दी इसमें लंबाई के मान, ये भी आप ध्यान में रखना। और ये आ गया किसके लिए? अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति के लिए आ गया। चलो आगे बात करते हैं। अब दूसरी कंडीशन है कि जब अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है। तो बच्चों अब सिंपल सा स्टेप है, सूत्र आपने लिया अंतिम लेंस के लिए, तो हमने यहाँ E लगा दिया। ओके, अब प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है, और वस्तु की दूरी दूसरे लेंस के लिए -UE। अब ये देखो 1 अनंत कर दिया यहाँ पर। ओके, और यहाँ UE की ये तो हो गया अनंत यहाँ पर, और UE की जगह हम कर देंगे -UE चिन्ह परिपाटी से। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और 1 अनंत क्या होता है बच्चों? 1/0 को हम कहते हैं अनंत, तो 1 अनंत को हम कहेंगे 0। तो ये बचेगा 1/FE बराबर 1/UE। ये 1/UE का मान आ गया। अब हम मेन सूत्र लेकर आएंगे। मेन सूत्र कौन सा? जो खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का व्यंजक है, वो सूत्र। ठीक है, अब इसमें 1/UE को बाहर कर दीजिए, और 1/UE बराबर अभी हमने किया 1/FE, तो ये लीजिए 1/FE, और एक शानदार सूत्र फिर से आ गया आपके लिए। समझ गए आप? बहुत ही आसान सा डेरिवेशन था, हमने इसकी दोनों कंडीशन निकाल दी। क्लियर? अब बच्चों फिर से नली की लंबाई की बात करें, तो अगर दूसरा भी, अगर हम वापस अनंत पर देखते हैं, दूसरे की लंबाई भी F ही है, तो पहला फोकस अगर F0 है तो दूसरा कौन सा होगा? F ही होगा। तो दोनों जो लेंस है, अगर प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है, लास्ट लेंस है, लास्ट लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। इसका मतलब उसका बिंब कहाँ है? फोकस पर। समझ गए आप? भाई अंतिम लेंस से प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अनंत पर बनता है, और अनंत पर अगर बनेगा तो उसका बिंब कहाँ होगा? फोकस पर होगा। तो अंतिम जो लेंस है वो कौन सा है? FE है। तो और ये पहले से F0 है, स्मॉल है, स्मॉल F0। भाई अनंत से आप वस्तु देख रहे हो, उसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? पहले लेंस के फोकस पर F0 पर। फिर अंतिम प्रतिबिंब भी कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। तो इसका मतलब दूसरे लेंस का जो बिंब है, जो UE है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FE में। तो फिर हम दोनों को जोड़ देंगे, एक तो F0 आ गया, और फिर दूसरा अगला भाग हो गया FE, दोनों लेंसों के बीच की दूरी। तो बीच में नली की लंबाई कितनी हो जाएगी? F0 प्लस FE। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आया हुआ है बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो इसको आप समझ लेना, दोनों लेंसों की जोड़ने से भी हम इसको मान प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगी कि अंतिम प्रतिबिंब लेंस के द्वारा कहाँ बना है? अनंत पर बना है। अब बच्चों आवर्धन क्षमता बढ़ानी है तो इससे उल्टा करना है। ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकस दूरी ज़्यादा होगी, अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कम होगी, और द्वारक किसका? अभिदर्शक का अभिनेत्र लेंस के द्वारक से बड़ा होगा। और तो इस प्रकार से हम इसकी आवर्धन क्षमता को बढ़ा सकते हैं। अब बच्चों इसका दूसरा भाग आ गया, परावर्तक दूरदर्शी, जो बिल्कुल आसान सा है, छोटा सा ये इसमें टॉपिक है। परावर्तक जो टेलीस्कोप है आपका रिफ्लेक्टिव करने वाला, वो क्या होता है? जो दूरस्थ स्थान पर वस्तुओं को सुस्पष्ट व चमकीला, मतलब जो खगोलीय वाला है उसमें कहीं ना कहीं कोई त्रुटि है, जिसकी मैं इसी वीडियो में आपको आगे बताऊंगा कि कौन सी त्रुटि थी। उस त्रुटि को दूर करके ये बनाया गया परावर्तक दूरदर्शी, जो क्या करता है? सुस्पष्ट और साफ सुथरा चमकीला आपको दिखाएगा। यानी तारे अगर टिमटिमा रहे हैं तो उसमें टिमटिमाते हुए प्रतीत होंगे, तो परावर्तक दूरदर्शी कहलाता है। ये बच्चों इसका चित्र है। इसमें एक खास बात यह है कि इसमें दर्पण होता है। तो जो अभिदर्शक होता है, ये आप देख रहे हैं AB वस्तु प्रकाश की किरण आ रही है, तो वो जो इसमें है, ये आप देखो, ये AB आपको वस्तु दिखाई दे रही है, ये A, ये क्या है वस्तु? B है, और ये जो प्रकाश किरण आ रही है वो सीधी इस एक दर्पण पर टकरा रही है। और बच्चों ये कौन सा दर्पण है? ये अवतल दर्पण है। ठीक है, तो प्रकाश किरण सीधी आती है इसके ऊपर, तो ये अभिदर्शक पर लगा होता है। ये आपको पता है कि जो परावर्तक दूरदर्शी है उसमें अभिदर्शक अभिनेत्र से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये बड़ा भाग होता है। इस बड़े भाग से जो किरण आती है वो कहाँ टकराती हैं? अवतल दर्पण से। अवतल दर्पण से अब जैसे टकराएंगे, आपको पता है दर्पण क्या करता है? परावर्तित करता है। तो परावर्तित करेगा तो ये आगे की ओर चलेंगे एक फोकस बिंदु को ढूंढने के लिए, कि आपको पता है वो एक बिंदु पर क्या करता है? अवतल दर्पण प्रकाश की किरणों को फोकसित करता है। तो जैसे ये फोकसित होने वाली होते हैं, जस्ट उससे पहले 45 डिग्री के एंगल पर, ये एक और देखिए आप, M2 लिखा हुआ यहाँ पर, ये M2 है, ये M1 है।
M2 में एक दर्पण और लगा हो छोटा, वो समतल दर्पण है। समतल दर्पण कौन सा होता है भाई? दर्पण 3 होते हैं, आप जैसे हो वैसे दिखते हो, वो क्या होता है? समतल दर्पण। आप सीधे दिख रहे हो लेकिन छोटे दिख रहे हो, उत्तल। अगर आप उल्टे दिख रहे हो तो अवतल। तो ये बच्चों अवतल है, सॉरी समतल दर्पण है। यहाँ पर ये जो सामान्य कांच होता है उस तरीके से जहाँ हम फेस देखते हैं ना वैसा है। तो ये क्या करेगा? इसको वापस रिफ्लेक्टिव करेगा। तो जो प्रकाश के अंदर ये आ रही है और एक ये आ रही है, तो इनको इसने क्या कर दिया? रिफ्लेक्टिव कर दिया। और दोनों ये प्रकाश किरणें, यहाँ एक उत्तल लेंस लगा होता है, उस लेंस की सहायता से हमारी आंख पर केंद्रित हो जाती है। ये यहाँ अभिनेत्र लगा होता है एक बेलनाकार छोटी नली से। अभिदर्शक होता है इसमें बड़ा और ये होता है इसमें छोटा। ठीक बच्चों, तो इस प्रकार से इसकी क्रियाविधि होती है परावर्तक दूरदर्शी की। चलो बच्चों बात करते हैं इसकी क्रियाविधि की। तो बच्चों इसमें जो अभिदर्शक लेंस है वो अधिक फोकस दूरी का होता है, जैसे मैंने आपको बताया। और इसके अंदर बड़े लेंस नहीं, इसमें अवतल दर्पण है। बड़े द्वारक का क्या होता है? अवतल दर्पण होता है, जो चौड़ी नली के सिरे पर लगा होता है। फर्स्ट जो स्टेप था वहाँ पर अवतल दर्पण से पहले क्या होता है? समतल दर्पण रखा होता है, जो अवतल दर्पण की मुख्य अक्ष से कितने एंगल पर है? 45 डिग्री के एंगल पर रखा होता है। दूरदर्शी नली के पास में लास्ट जो आंख जहाँ पर बनी हुई है, वहाँ पतली नली में कम फोकस दूरी और छोटे द्वारक का उत्तल लेंस लगा होता है, जिसे नेत्रिका कहते हैं। ठीक बच्चों, अब दूरस्थ स्थान से जैसे प्रकाश किरण आएगी वो पहले कहाँ टकराएगी? मैंने आपको बताया चित्र में, अवतल दर्पण M1 पर आपतित होगी। ठीक है, और बाद में वो परावर्तित होकर किधर जाएगी? फोकस बिंदु को ढूंढेगी, क्योंकि उनको अवतल दर्पण क्या करता है? प्रकाश की किरणों को एक जगह पर इकट्ठा करता है, केंद्रित करता है। लेकिन उससे पहले ही लगा होता है समतल दर्पण M2, वो क्या करेगा? उस पर आपतित होंगे, वो उसको वापस परावर्तित कर देगा। समतल दर्पण इन किरणों को, ये इन लिखा हुआ यहाँ पर, इन किरणों को परावर्तित करके वस्तु AB का जो उत्तल लेंस की हो जाएगा, वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब A' B' बनाता है। और नेत्रिका इस प्रतिबिंब A', B' को उत्तल लेंस की सहायता से सीधा तथा बड़ा प्रतिबिंब A', B' प्राप्त करती है। ये होगी इसकी क्रियाविधि। अब बच्चों एक खास पार्ट है, ये बहुत ही अच्छी बात है, इसको समझना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन 100% आता रहता है कि अपवर्तक जो बना हुआ है वैसे क्या है? परावर्तक है, और दोनों ही दूरदर्शी हैं। तो दोनों में क्या कंपेरिजन है? तो बच्चों आपको बता दूं, इन दोनों में आपको ये दो शब्दों को ध्यान देना होगा। एक तो वर्ण विपथन, एक गोली विपथन। ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ गोली विपथन क्या होता है। गोली विपथन का मतलब होता है, जैसे कोई लेंस होता है मान लीजिए, और इसमें ये प्रकाश किरणें आ रही हैं, आपको पता है ये एक बिंदु पर केंद्रित होंगी। तो एक चित्र तो ये बन गया। ठीक है, और एक और चित्र मैं बनाता हूँ इसी लेंस का। अब आप समझ जाओगे कि गोली विपथन क्या होता है। ये देखिए, आप देख रहे हैं इसको, तो इससे क्या होता है? अस्पष्ट और धुंधले प्रतिबिंब बनने लग जाते हैं। और यहाँ देखिए आप, यहाँ एकदम साफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये बच्चों गोली विपथन, इसमें गोली विपथन नहीं है, इसमें गोली विपथन है। ये गोली विपथन की समस्या है। ठीक है, ये त्रुटि है। इस त्रुटि के कारण स्पष्ट प्रतिबिंब आपको प्राप्त नहीं होंगे, अस्पष्ट होगा। और ये इसमें क्या होगा? स्पष्ट होगा। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट है वर्ण विपथन। वर्ण मतलब होता है कलर। अगर आप बात करें सफ़ेद प्रकाश के लिए, तो सफ़ेद प्रकाश के लिए आपको ये प्रतिबिंब है वो थोड़ा धुंधला दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि हर कलर की एक तरंग दैर्घ्य होती है। तो लेंस उस तरंग दैर्घ्य के संगत ही कार्य करता है। जैसे लाल रंग की तरंग दैर्घ्य अधिक है तो उसके हिसाब से प्रतिबिंब बनेगा, उसकी रेंज आगे तक जाएगी। तो कलर की तरंग दैर्घ्य होती है, और जब वो लेंस से गुजरता है तो उस तरंग दैर्घ्य के अनुसार ही क्या करता है? आगे की प्रकाश की किरणों को अपवर्तित करता है। तो उससे वर्ण विपथन दोष, कलर वाला दोष उत्पन्न हो जाता है। समझ गए आप? क्योंकि हर रंग की क्या होती है? एक अपनी एक तरंग दैर्घ्य होती है। तो और केवल श्वेत प्रकाश से अगर आप देखने जाओगे तो उसमें स्पष्ट प्रतिबिंब आपको प्राप्त नहीं होता है। तो वर्ण विपथन का दोष होता है किसमें? खगोलीय में। तो ये दोनों दोष किसके अंदर है? खगोलीय में। उनको दूर करने के लिए परावर्तक दूरदर्शी बनाया गया है, जिसके अंदर अवतल दर्पण लगा होता है। तो बच्चों देखते हैं, बहुत दूर स्थित वस्तु का चमकीला प्रतिबिंब बनाने एवं दूरदर्शी की विभेदन क्षमता बढ़ाने के लिए अपवर्ती दूरदर्शी के अभिदर्शक का द्वारक बड़ा होना आवश्यक होता है। ये तो आपको पता ही है कि जो स्टार्टिंग जो वस्तु की ओर जो लेंस है वो बड़ा होना चाहिए। अब अगर बड़े द्वारक का अभिदर्शक न केवल बनाना कठिन होता है, वरन बड़े द्वारक के कारण गोली विपथन दोष बढ़ जाएगा, यानी ये समस्या उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है, यानी वो टेढ़ा मेढ़ा बनाएगा।
अपवर्ती दूरदर्शी की इस कमी को दूर करने के लिए परावर्ती दूरदर्शी में बड़ा द्वारक का परवलयकार चांद के आकार का, ठीक है ना, दर्पण का प्रयोग किया जाता है, जिससे दूरदर्शी में वर्ण विपथन और गोलीय विपथन नहीं होता है। ये बात आप दिमाग में फिट कर लीजिए, दोनों कमियां परावर्तक दूरदर्शी दूर कर देता है। ये दोनों कमियां किस में होती हैं? खगोलीय में, ठीक है। सो देखते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन है बच्चों, और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक दूरदर्शी की आवेदन क्षमता 9 है। जब इसे समांतर किरणों के लिए समायोजित किया जाता है तब नेत्रिका तथा अभिदर्शक के बीच की दूरी 20 सेंटीमीटर होती है। समांतर किरणों के लिए दोनों लेंसों की फोकस दूरियां ज्ञात कीजिए। चलो करते हैं बच्चों। m का मान हमने निकाला था टॉपिक में -f0/f(e), और ये m का मान कितना? -9 है। तो इसको जब यहाँ रखेंगे -9 को, तो माइनस से माइनस कट जाएगा। तो f0/f(e) बराबर कितना है? 9 है। तो यहाँ से f0 का मान कितना आ जाएगा? f0 का मान आ जाएगा 9f(e). ओके, चलो ये मान आ गया। अब बात करें उसकी लंबाई की, तो लंबाई दोनों फोकस दूरी की योग के बराबर हो सकती है, ये आपको बताया गया था डेरिवेशन में। तो f0 + f(e) इक्वल कुल लंबाई कितनी दे रखी है सवाल में? देखते हैं बच्चों, दोनों देखो, नेत्रिका और अभिदर्शक के बीच की दूरी कितनी है? 20 सेंटीमीटर है, बिल्कुल 20 सेंटीमीटर है। ये f0 का हमने मान रख दिया। अब 9 और 1 क्या हो जाएगा? 9 + 1 कितना हो गया? 10 हो गया ना। 10f(e) बराबर क्या हो गया? 20। f(e) बराबर 20/10 पक्षांतर कर दिया, 20 में 10 का भाग दिया बच्चों, कितना आ गया? 2 सेंटीमीटर आ गया। समझ गए आप? तो ये हो गया आपका पहला छोटा सा क्वेश्चन। और बच्चों बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना आप इस बात का। दोनों लेंसों की पूछे ना, तो एक और पार्ट आप इसको करना होगा, वो तो f ही आया है, तो आपको f0 भी निकालना होगा। f0 हमने शुरुआत में किया था 9f(e), तो 9 × 2 ये हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। इसमें आपको बच्चों दोनों फोकस दूरियों का मान पूछा था, तो f0 का भी निकालना है, ठीक है। तो f0 का दीजिए, जब आपने f(e) का निकाले 9 से गुणा तो करना है उसको। अगले क्वेश्चन देखिए बच्चों, एक खगोलीय दूरदर्शी है, उसके अभिदर्शक मतलब ऑब्जेक्टिव और अभिनेत्र आईपीएस लेंस की क्षमता 5 और 20 डायोप्टर है। डायोप्टर है, फिर से वही बात कहूँगा जो आपको वीडियो में बताई थी कि डायोप्टर जहाँ लिखा होता है वो मान मीटर में होता है, फिर मीटर का मान सेंटीमीटर में होता है, तब जाकर फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर रहता है। तो इनसे प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? अनंत पर बन रहा है। दूरदर्शी की आवेदन क्षमता कितनी होगी? तो बच्चों देखो, m बराबर होता है f0/fe, ठीक है। अब इसमें क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं? आप ये सोचिए पहले एक बार। चलो मैंने इसको लिख दिया, अब आप इसको वापस सोल्व कीजिए। क्या ये स्टेप वापस आएगी? तो आप कहेंगे बिल्कुल आएगी, क्योंकि ये बट्टा में है, बट्टा जाएगा किसमें? गुणा में। f जो जाएगा ऊपर और f ही रहेगा नीचे, तो ये आ गया वापस, ठीक है। अब हमें इसको ऐसा चेंज करना पड़ा, किसके लिए? p के लिए, क्योंकि p का मान होता है 1/f, ओके। और अगर fe है तो यहाँ e आ जाएगा, यहाँ नोट है तो p नोट आ जाएगा। और pe 20 डायोप्टर है। देखिए आप, पहले लेंस से अभिदर्शक का 5 है और अभिनेत्र का कितना है? 20 है, ठीक है। तो देखो 20/5 कितना आ गया? 4। आवर्धक मान कितना है? 4 है, ठीक है। एक खगोलीय दूरदर्शी की रचना सामान्य समायोजन में आवेदन क्षमता 50 के लिए की जानी है, मतलब m का मान 50 है, स्मॉल m का। नलिका की लंबाई 102 सेंटीमीटर है, तो अभिदर्शक एवं नेत्रिका की क्षमता क्या होगी? अब आपको ये p का मान डायोप्टर में बताना है। चलो सॉल्व करते हैं। m का मान 50 है और सूत्र आपको पता है f0/fe होता है। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस कर दें f0/fe बराबर ये 50 है ना, इसको 1 मान लीजिए, क्रॉस गुणा कीजिए तो आ जाएगा f0 बराबर 50fe। अब नलिका की लंबाई दोनों फोकस दूरियों की योग के बराबर है। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, पहले आप सुन लीजिए ध्यान से इसको और समझ लीजिए। एल का मान दे रखा आपको 102, f0 हो गया 50fe प्लस fe, दोनों मान धनात्मक ही रहेंगे, क्योंकि लंबाई कभी इसमें ऋणात्मक में नहीं आएगी। बेलनाकार नली की लंबाई कैसी आएगी? धनात्मक ही आएगी। अब बच्चों 102 50 और 1 कितना हो गया? 51 fe। तो fe बराबर कितना आ गया? 102/51, और 51 गुणा 2 कितना होता है? 102 होता है। तो fe का मान कितना आ गया? 2 सेमी। अब इसमें आप ये मान रख दीजिए, तो देखो f0 बराबर 50 गुणा 2 हो गया, तो ये आ गया 100 सेंटीमीटर। अब बच्चों इसमें खास बात देखो, p0 बराबर 1/f0, pe बराबर 1/fe, 1/100 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर। अब हमें डायोप्टर का मान लेना, डायोप्टर मान हमेशा मीटर में होता है, ध्यान रखना, ये आप ध्यान रखना इसमें, ठीक है। तो 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, तो ये तो आ गया +1 डायोप्टर, +1 है, ओके। और इसमें हम करते हैं तो 2 को चेंज करना है किसमें?
मीटर में, तो 2/100 हो जाएगा, 2/100 हो गया। और इसको यहाँ रखना है 2/100 को, 100 हो जाएगा ऊपर, 100/2 कितना आ गया 50 डायप्टर। तो ये हो गया प्लस 50 डायप्टर। ओके, तो ये हो गया इसका क्वेश्चन। तो बच्चों इस प्रकार से हमने खगोलीय दूरदर्शी और परावर्तक दूरदर्शी की आवेदन क्षमता के बारे में जाना, उन दोनों में क्या तुलना है, खगोलीय दूरदर्शी की तुलना में अब परावर्तक दूरदर्शी बेस्ट होता है, क्यों होता है वो आपको बताया गया है, और उस पर आधारित क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चों इस प्रकार से इस किरण प्रकाशिकी के चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स थे वो भी मैं आपको बताता हूँ कि टॉपिक वाइज हमने कर लिए हैं। तो इसके लिए हम अलग से कोई अभ्यास प्रश्न का टॉपिक नहीं होगा, वो सारे न्यूमेरिकल्स हमने साथ साथ में कर लिए हैं जो हमारे कोर्स में थे। ठीक बच्चों, तो अब इस किरण प्रकाशिकी के स्थान पर जो तरंग प्रकाशिकी है उनका अध्ययन करेंगे, जिसके लिए बच्चों मिलते हैं अगले चैप्टर में। धन्यवाद।